नमस्कार, मैं श्वेता। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु पे। आज हम बात करेंगे बुद्धि के पार्ट 2 की, इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको ये PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको शेयर कर दूँगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है। चलिए शुरू करते हैं JP गिलफोर्ड से। इन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया, जिसे हम त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं, त्रिविमीय सिद्धांत भी बोलते हैं और बहुत सारी बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे आप देख के आप समझ जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो CTET हो, TET हो, UP TET हो, MP TET हो, STET हो या कुछ भी हो आपका, हर एग्ज़ाम, हर टीचिंग एग्ज़ाम में ये ज़रूर ही पूछा जाता है त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो जॉय पॉल गिलफोर्ड एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव बुद्धि के अपने मनोचिकित्सक अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है इन्हें। ठीक है, और मेनली इन्होंने जो ये अध्ययन किया था 1967 में किया था। 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की है और बुद्धि के ये जो कारक इन्होंने बताए 120 बताए हैं। आगे डिस्कस करेंगे कैसे और क्यों। गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। गिलफोर्ड का यह बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल, इसे 3D मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, 3D मॉडल भी बोलते हैं, कहलाता है, जिन्होंने बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा है। अर्थात मानसिक योग्यताओं को 3 विमाओं 3 डायमेंशनल में बांटा गया है। देखिए, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। पहले विषय वस्तु है, फिर संक्रिया है, फिर उत्पाद है। ठीक है, आपका कंटेंट पहले आएगा, कंटेंट, फिर ऑपरेशन एंड उसके बाद में आपका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ गया कि JP गिलफोर्ड की त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत को सीरियल से अरेंज करो, तो ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा, थर्ड सही है। ठीक है, पहले विषय वस्तु, फिर ऑपरेशन, उसके बाद उत्पाद होगा। चलिए, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसमें भी सबसे पहले आपका विषय वस्तु होता है, फिर संक्रिया होता है, फिर आपका परिणाम या उत्पाद होता है। ठीक है, विषय वस्तु में आपका आकृति, संकेत, अर्थगत, व्यवहारिक, उसके बाद संज्ञान, स्मृति, अविकेंद्रीय चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरित और निहितार्थ। चलिए, अब इस 3D में हम पूरी तरीके से समझेंगे कि क्या इन्होंने JP गिलफोर्ड ने किस तरीके से अपना बहुबुद्धि सिद्धांत में त्रिआयामी सिद्धांत दिया था और क्या इनके आयाम थे, क्या इनका दृष्टिकोण रहा था, क्या इनकी संरचना रही थी। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कंटेंट के बारे में, विषय वस्तु के बारे में। यहाँ पे ये सही दिया है, पहला हमारा कंटेंट है, विषय वस्तु है। कंटेंट के 4 भाग होते हैं। अब जो आपने सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि 120 जो कारक होते हैं इन्होंने 120 कारक दिए थे, तो वो कैसे दिए थे, उसे कैसे काउंट करेंगे। JP गिलफोर्ड ने 120 कारक दिए, कैसे दिए। विषय वस्तु कंटेंट के उन्होंने कितने कारक दिए, कंटेंट के उन्होंने 4 कारक दिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, अगर हम बात करें संक्रिया की, ऑपरेशन के, उन्होंने कितने कारक दिए, 5 कारक दिए। उसके बाद ये कितने कारक उन्होंने दिए, 6 कारक दिए। उत्पाद के, प्रोडक्ट के कितने, 6 कारक दिए। ठीक है, 4 पंचे 20 गुणे 6 कितना हुआ हमारा, 120। ठीक है, ये हमारे मूल कारक 120 उन्होंने मूल कारक दिए हैं, ये आपको याद रखना है। अब आकार, संकेत, विषय वस्तु कंटेंट की बात करते हैं। अगर हम आकार, संकेत, शाब्दिक और व्यवहारिक, देखिए, अगर हम बात करें तो हम अगर अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो कैसे, शाब्दिक तौर पे बात करेंगे या सांकेतिक तौर पे बात करेंगे।
ठीक है, या देख के या सुन के, आकार यानी दृश्य या श्रव्य, या देख के या सुन के, और व्यवहार यानी हम कोई एक्टिविटी करके या कुछ भी किसी भी तरीके से हम अपनी बात को कहेंगे, फिर उस बात का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, अपसारी चिंतन किया जाएगा, अपसारी स्मृति और संज्ञान लिया जाएगा उस बात के लिए। ठीक है, और आफ्टर देन उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट निकल के आएगा, इकाई में वर्ग में संबंध निकाला जाएगा, पद्धति या रूपांतरण या प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे चलिए उदाहरण से एक बात बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको अपनी बात कही, मैंने ये वीडियो बनाई, अपनी शाब्दिक तौर पे हमने ये आपकी अपनी बात कही, या फिर आपने क्या किया, हमने आपको ये पीपीटी दिखाई है और आपने क्या किया, उसको सुना है ध्यान से। उसके बाद आप क्या करोगे, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ, इस बात का आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे कि क्या मैंने जो पढ़ाया है वो आपको सही लगा या नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसके बाद आप निष्कर्ष निकालोगे, प्रयोग करोगे कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, इकाई में आप बात करोगे कितने प्रतिशत सही है जो मैं वीडियो पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो कितने प्रतिशत सही है। संबंध निकालोगे कि क्या और जो मैंने जेपी गिलफोर्ड को आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है या बीएड किया है, कुछ भी किया है, आपने जेपी गिलफोर्ड को अवश्य सुना होगा या पढ़ा होगा। तो आप वहाँ से इस चीज़ का रिलेट करोगे कि क्या जो मैं वीडियो पढ़ा रही हूँ, दिखा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मूल्यांकन करोगे, फिर उस चीज़ का आप क्या करोगे, संबंध बिठा लोगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है और उसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा वर्डन लेने की ज़रूरत है कि नहीं समझ में आया। चलिए गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। कब किया था, 1983 में किया था। ठीक है, इनका नाम गार्डनर था, इनका नाम हार्वर्ड गार्डनर तब से पड़ा था जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में थे, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे, तो इनका नाम हार्वर्ड गार्डनर पड़ गया था। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये जो हमारे आयाम हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। अगर आपसे पूछा गया जेपी गिलफोर्ड के विषय वस्तु कंटेंट में कितने आयाम थे, तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, आपसे पूछा गया संक्रिया ऑपरेशनल में जेपी गिलफोर्ड के कितने आयाम थे, आपको पता होना चाहिए संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। इसी तरीके से ये भी आपकी जो 6 उत्पाद में दिए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा है, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और प्रयोग। ठीक है, और सारे ही बेसिकली आपको याद होने चाहिए। तो याद तो आपको ही करने हैं, मैं तो समझा ही सकती हूँ ना। गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, इसके अनुसार हर इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में परंपरागत हो सकता है, तो कोई अभिनय में, कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में आदि में। इन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझाने के लिए इसे 9 क्षेत्रों में विभाजित किया है। देखिए, जब मूल सिद्धांत जब दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने तो 7 दिए थे। ठीक है, उसके बाद एक 1998 में आपका जोड़ा गया है, आगे चर्चा करेंगे, और एक आपका 2000 में। ठीक है, ये 2 हार्वर्ड गार्डनर के जो सिद्धांत थे या जो बहुबुद्धि का सिद्धांत, 2 सिद्धांत इनके बाद में जोड़े गए थे। वैसे अगर कोई पूछे, आपसे प्रश्न आए कि मूल सिद्धांत इनके कितने थे, तो मूल सिद्धांत इनके सिर्फ 7 थे। आगे भी बात करेंगे। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इसे काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया है। ये याद कर लेना दोनों पुस्तक, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी उम्मीद है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। भाषागत, तार्किक, गणितीय, दैशिक, संगीतात्मक, शारीरिक, संवेदी, अंतर्वैयक्तिक, अंतःव्यक्ति, प्राकृतिकवादी और अस्तित्ववादी। देखिए, प्रकृतिवादी ये हमारा 1988 में जोड़ा गया था और अस्तित्ववादी हमारा 2000 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने
चैनल पे डाल दिया है, वो आप देख लेना। भाषागत जैसे जो वो लोग होते हैं, जैसे नेता होते हैं जो अच्छा जिनकी भाषा अच्छी होती है, जो बोलते अच्छा हैं, जिन्हें लोग सुनने की कोशिश करते हैं, वो भाषागत में आते हैं। तार्किक गणितीय यानी जो हमारे इंजीनियर होते हैं या फिर जो गणितज्ञ होते हैं उनकी बात करते हैं, जो आंकिक मानों के आधार पे बात किया करते हैं उनकी हम बात करते हैं। इसमें हमारा ज्योतिषी भी आता है, ठीक है, तार्किक गणितीय में हमारा ज्योतिषी भी आता है। उसके बाद संगीतात्मक की अगर बात करें तो संगीत गाते हैं, बजाते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो लोग आते हैं, संगीतकार आते हैं। शारीरिक गति संवेदी ये हमारे एथलीट होते हैं, धावक होते हैं, या फिर जो शारीरिक गतिविधियां के आधार पे जो खेलते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे आ जाते हैं। उसके बाद अंतःवैयक्तिक जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, अंतः व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बात करते हैं। प्रकृतिवादी हमारे किसान लोग आ जाते हैं। अस्तित्ववादी में हमारे बाबा बैरागी आ जाते हैं जो बताते हैं जन्म और मृत्यु की बातें, ठीक है। शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिए गए हैं उसमें। चलिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? मैंने ऑलरेडी आपको लगा दिया है टिक, स्पीयरमैन ने दिया है, जो कल की वीडियो में मैंने दिखाया आपको, वो देख लेना। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? देखिए, जो मैंने पहले बताया कि विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद और ये मूल्यांकन आपका नहीं बताया, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, ठीक है। और कारक कितने बताए हैं गिलफोर्ड ने? 120 कारक बताएं। किस तरीके से बताएं वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।